नमस्कार बच्चों, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किरण त्रिपाठी प्रस्तुत कर रही हूँ नमक कहानी, जिसे लिखा है उर्दू की कथाकार रज़िया सज्जाद ज़हीर ने। नमक कहानी के माध्यम से लेखिका ने भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ बसे लोगों की मानसिक स्थिति का आकलन किया है। व्यक्ति ने जिस मिट्टी में जन्म लिया है वही स्थान विशेष उसके लिए मातृभूमि है। उसे किसी दूसरे स्थान पर कितना ही प्रेम, कितना ही वैभव और सुख सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन वह अपनी उस मातृभूमि तथा उससे जुड़ी वस्तुओं और यादों को नहीं भूल सकता। इस कहानी का मुख्य पात्र साफिया है, जो काफ़ी इमोशनल नेचर की है, अर्थात भावुक है। उसके लिए प्रेम और इंसानियत ही सब कुछ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साफिया पाकिस्तान लाहौर में अपने भाइयों से मिलने जाने वाली है। उनकी मुलाकात एक सिख बीवी से होती है, जिसमें उसे अपनी माँ की छवि दिखाई पड़ती है। वह सिख बीवी विभाजन के समय से भारत में ही रह रही हैं, लेकिन फिर भी अपना वतन लाहौर को ही मानती हैं। बातचीत के दौरान लाहौर का नाम आते ही वह वहाँ की स्मृतियों में खो जाती हैं और बात बात पे कहती हैं, साडा लाहौर, साडा लाहौर। वहाँ जा रही साफिया से लाहौरी नमक लाने के लिए कहती हैं। 15 दिन लाहौर में रुकने के पश्चात साफिया सिख बीवी के लिए नमक की एक पुड़िया अपने साथ लेकर चलती है, लेकिन साफिया के भाई की नज़र में नमक को सरहद के पार ले जाना गैर कानूनी है। लेकिन साफिया के लिए नमक कोई सोना चांदी या स्मगल की गई वस्तु या ब्लैक मार्केट की कोई वस्तु नहीं है, जिसको सरहद पार ले जाना गैर कानूनी है। साफिया मानती है कि कस्टम वाले भी आखिर इंसान ही होते हैं। उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, और इंसानी भावनाओं को समझकर तोहफे के रूप में नमक को सरहद पार ले जाने की अनुमति दे ही देंगे। साफिया ने भारत जाने के लिए अपना सारा सामान बांध लिया है, लेकिन उसके मन में थोड़ी थोड़ी बेचैनी भी है। 2 चीज़ें शेष थीं, कीनू की छोटी सी टोकरी, जिसे सिख बीबी की तरह किसी और को तोहफे में देना था उसे, और नमक की पुड़िया। इन्हीं दोनों चीज़ों को सरहद पार कराना साफिया को भी बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि नमक को फलों की टोकरी में छिपा कर ले जाएगी, जिन्हें कस्टम वाले भी नहीं देखते। साफिया नमक की इस पुड़िया को अपने शरीर में लग कर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जैसा उसने बचपन में कहानियों में सुना था, साफिया किसी भी कीमत पर नमक को अपने साथ ले जाना चाहती है। साफिया के भतीजे भतीजियाँ उससे पूछते हैं, फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? उन सबके और साफिया के बीच एक सरहद है। यही सरहद एक दूसरे को अपने सगे संबंधियों से मिलने से रोकती है, वरना सरहद के दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिलने को व्याकुल रहते हैं। नमक की पुड़िया को सरहद पार कराने की उधेड़ बुन में ही साफिया सो गई। सपने में उसको सिख बीवी दिखाई दी तथा लाहौर की बहुत सारी यादें भी सपने में उसे आने लगीं। नींद में ही करवट लेते समय साफिया के पैर कीनू की टोकरी से जा लगे। रसीले ठंडे कीनू, जो भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा है। लेखिका ने इस घटना को भारत पाकिस्तान एकता पर बाहरी शक्तियों की चोट की ओर संकेत किया है। कस्टम पर आकर जैसे साफिया के सामान की जांच शुरू हुई, तो उसने निश्चय किया कि वह नमक को छिपाकर नहीं ले जाएगी, बल्कि सबके सामने कस्टम अधिकारी को दिखा कर ले जाएगी। बातचीत के दौरान एक अधेड़ आयु के कस्टम अधिकारी ने बताया कि उनका वतन दिल्ली है, हालांकि वह पाकिस्तान बनने के समय से ही वहां पर रह रहे हैं। भूमि पर खींची गई इस सरहद का प्रभाव इस कस्टम अधिकारी को भी अपनी सीमाओं में नहीं बांध सका था। उसने मोहब्बत का पैगाम यानी कि नमक को ले जाने वाली साफिया को नहीं रोका। उस अधिकारी को अभी भी उम्मीद की एक नज़र दिखाई देती, यानी उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है कि यदि सरहद के दोनों ओर के लोगों में इसी तरह प्यार प्रेम दोनों देशों के प्रति रहा, तो एक न एक दिन दोनों देशों की दुश्मनी
धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेखिका ने दोनों के बीच रिश्ते सुधारने की विधि की ओर भी संकेत किया है। साफिया पाकिस्तानी कस्टम को आसानी से पार करके रेलगाड़ी में बैठकर अटारी, जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पहुंची, जहां पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस उसमें सवार हो गई। रेलगाड़ी अब भारत में प्रवेश कर गई थी। दोनों देशों के बीच लेखिका को कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकों ने इन सबको अलग अलग भौगोलिक और राजनीतिक अस्तित्व तो प्रदान ही कर दिया था। वस्तुतः इनका लोगों पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता था। भारतीय कस्टम अधिकारी को जब साफिया ने नमक की पुड़िया दिखाई, उसने भी इसे ले जाने की अनुमति दे दी। यह भारतीय अधिकारी बांग्लादेश की राजधानी ढाका को अपना वतन मानता है। उसने बचपन में नजरुल, जो बांग्लादेश का प्रसिद्ध कवि है, तथा रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य को समान रुचि से पढ़ा है। वह अब भी ढाका आता जाता है। तीनों देशों के आम व्यक्ति के मन पर कोई प्रभाव नहीं है। वे आज भी सरहद के पार अपनेपन को महसूस करते हैं। अमृतसर के पुल की निचली सीढ़ी के पास पहुंचकर साफिया सोचती जा रही है कि किस व्यक्ति का कौन सा वतन है। व्यक्ति का वतन उसके दिल और दिमाग निर्धारित करता है या फिर राजनीतिक सीमाएं उसका वतन निर्धारित करती हैं। अमृतसर पहुंचकर सभी अधिकारी सिखों के पवित्र स्थान के सामने सिर झुकाए हुए थे, यद्यपि वे सब सिख नहीं। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती